अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। आज दो अहम मामलात हैं जिन पर हमें बात करनी है। एक मामला मईशत से जुड़ा हुआ है और इसमें भी अच्छा पहलू भी है और दूसरी तरफ इस पर तनकीद भी की जा रही है, तो कभी खुशी कभी गम वाली इसमें कैफियत है। और एक अहम मामला है जहांगीर तरीन खान ग्रुप का, जिसके बज़ाहिर लगता यह है कि हुकूमत के साथ मामला तय पा गए हैं और यहाँ पर भी कभी खुशी और कभी गम वाला एक पहलू मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से जो अपडेट्स हैं उस पर कि आज आमिर कियानी और फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा मुलाकात की इस ग्रुप के अरकान से और फिर उसके बाद इस बात का इजहार किया उन्होंने कि ख़ानदान है, ख़ानदान में हो जाती हैं गलत फहमियाँ हो जाती हैं और गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं। इमरान खान साहब की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं और इमरान खान साहब ही लीडर हैं और कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है, मसाइल हल हो गए हैं और मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो इल्ज़ामात इस पार्टी के अंदर से ही, तहरीक इंसाफ के अंदर से ही लगाए गए थे, वो बड़े संगीन मामलात थे, वो बड़े संगीन इल्ज़ामात थे। वो किसी ख़ानदान का मामला नहीं, नेशनल मीडिया पर आके पूरी कौम के सामने जो बातें की गई थी, याद दहानी के लिए मैं आपको सुनवाता हूँ कि वो बातें क्या थीं। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो कुछ सुनते ही नहीं है। हमें ऐसे लगता है एक मार्शल की हुकूमत है, उसमें एक वज़ीर आज़म सुबह उठता है, टीवी पे आता है, अपने फैसले सुनाता है और घर चला जाता है। क्या हम ये जमहूरी पार्टी में हैं कि या हम ये कोई डिक्टेटरशिप पार्टी में चले गए हैं? आपकी खातर नून लीग के दुश्मन बनाए, आज आप मेरे दुश्मन बन गए। मुझे तो नून लीग से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमने तो आपका मौक़िफ़ को तायद की थी कि जनाब ये चोर है। तो आपने इतना साल लगा के 1 रुपया तो निकाला कोई नहीं। एनआरओ नहीं दूंगा। जिन मिनिस्टरों को आपने बनाया, एक चोर निकला मेडिसिन में, दूसरा चोर निकला किसी और चीज में, तीसरा चोर निकला आटे में, चौथा चोर निकला किसी और में। तो वो किसकी चॉइस थी? क्या मेरी चॉइस थी? आज अगर मैं कोई बात करूं अपनी पार्टी के अंदर कि ये हम गलत कर रहे हैं तो वहां नजीर चौहान गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इख्तलाफ क्यों कर रहे हैं पार्टी के साथ? तो भाई मेरे जमहूरी पार्टी है फिर हमारी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं एमपी हूं अपने हल्के का, मैं ग्रेड 4 की एक जॉब अपने बंदे को नहीं दे सका। हमने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, 50 लाख घरों का। बुज़दार साहब के पास कोई सर क्वालिटी नहीं है, एक नाहल इंसान है। इमरान खान साहब कहते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब बहुत आला हैं। खान साहब के लिए आला है, हमारे लिए आला नहीं है भाई। अगर मुझे अपनी पार्टी में बैठ के बोलने का हक नहीं है और मैं सिर्फ 24 घंटे मालशिया बना रहूं तो क्या मेरे लिए वो बेहतर है? खान साहब अगर लाहौर से हार गए हैं, इसमें मेरा कसूर तो नहीं था, तो खान साहब ने लाहौर में पैसे नहीं लगाने थे। फिर उस्मान बुज़दार साहब का जाके तोसा सही को ठीक करना था। मैं आज छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मेंटली तैयार हूं। लेकिन मकसद सिर्फ यह कहने का है कि मुझे ऐसी सियासत नहीं करनी जिसके अंदर मैं लोगों का भला नहीं कर सकता। अब हमारा वर्कर हमारा किधर जाए बेचारा, मायूस हो चुका है। हमें नफरत से देखता है कि हमारे लिए क्या किया है। अगर खान साहब एकदम हमें यह कह के यहां तक लेके आए कि पार्टी को हमने इंस्टीट्यूशन बनाना है तो हम इस चीज को याद कराएंगे। ये गुस्से का नुक्ता उरूज जो था, तो एक नज़र डालनी चाहिए कि ये मामला शुरू कहाँ से होता है। मामला शुरू होता है जब जहांगीर तरीन साहब का नाम आता है शुगर स्कैंडल में। उन पर तहकीकात होती हैं, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर एक ग्रुप तश्कील पाता है और वो ग्रुप ये मुतालबा करता है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ज़्यादती हो रही है तो इस ज़्यादती को ख़त्म किया जाए। और फिर हर पेशी पर जब वो अदालत में पहुँचती उनके साथ MNAs और MPs शामिल होते हैं, ज़ोराने होते हैं, इशाइये होते हैं और हुकूमत पर एक दबाव डालने का सिलसिला शुरू होता है। हुकूमत फिर दबाव में आती नज़र आती है। इमरान खान साहब इस ग्रुप से मुलाकात करते हैं, मुबैना तौर पर जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात करते हैं या उनसे भी बातचीत करते हैं और पहला मुतालबा जो मानते हैं वो ये कि इनकी तहकीकात इस ग्रुप के पसंदीदा शख्स से करवाई जाए, यानी अली ज़फ़र साहब को इन्होंने रेकमेंड किया कि जी हमारी तहकीकात इनसे करवाई जाए, किसी और पर हमें एतबार नहीं है। मान लिया गया ये मामला मान लेने के बाद फिर इस ग्रुप ने कहना शुरू किया कि अब हमारे खिलाफ हुकूमत पंजाब इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर रही है, लिहाजा इसका क़िबला भी दुरुस्त किया जाए। और फिर आपने ये गुफ्तगू सुनी जो अभी आपको सुनाई। ये जब नुक्ता उरूज पर पहुँच गई बातचीत, उसके बाद मुलाकात हुई जनाब उस्मान बुज़दार साहब से इस ग्रुप की और उसके बाद लबो लहजे में थोड़ी तब्दीली नजर आई कि आज वज़ीर आला पंजाब ने हमें बुलाया, जो उसके अंदर गिले शिकवे तो बेशुमार थे और बेशक हमारे गिले शिकवे बनते भी हैं। जैसे कि पहले आप देख रहे हैं पिछले दिनों हम मीडिया पे अपनी बातों को आपके सामने अर्ज़ कर रहे हैं, तो आज उन गिले शिकवों की रोशनी में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो अचीवमेंट वो ये थी कि आज हमारा CM पंजाब ने एक DS लगा दिया है। वो DS हमारे जितने भी पंजाब ज़िला के लोग हैं जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप के, उनके तमाम मसाइल को हल करवाएगा। और ये हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो वादा हमसे किया है
और ये वादा कहाँ तक वफा होता है देखना सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अपने हलकों में भी कल जाना है। जब हम अपने हलकों में जाएंगे, टाइम बहुत कम रह गया है, तो हमने अपने हलकों में जाके आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के ऊपर फिर इलेक्शन लड़ना है। कल भी हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, आज भी हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है और कल भी इंशाल्लाह हो। तो ये एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि एक ग्रुप मौजूद है तहरीक इंसाफ के अंदर जो दबाव डालता रहेगा, और इमरान खान साहब जो ये कहते रहें कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, किसी के दबाव में नहीं आऊँगा, कठपुतली नहीं बनूंगा, तो ये ग्रुप इतना पावरफुल है कि अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखता है। और लगता ये है कि बादिउल नज़र में इसने बहुत सारी बातें मनवाई हैं। क्या बातें मनवाई हैं, किन टर्म्स पर ये तमाम गुफ्तगू जो इस नतीजे पर पहुँची है कि सीज़ फायर की सूरत हाल नज़र आ रही है, इस पर पहले बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ करूँ, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम फ़ारूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात। सर बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। शैला रज़ा साहिबा, मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप नुमाइंदगी कर रही हैं, और नोमान लंगड़ियाल साहब हैं जो MPA हैं, तरीन ग्रुप की नुमाइंदगी करते रहें, उस तमाम इस सिलसिले में शामिल रहें। तो सबसे पहले नोमान लंगड़ियाल साहब, आप ही फरमा दीजिए कि क्या तय पाया है, क्योंकि आपके जो इल्ज़ामात थे वो तो बड़े शदीद थे कि आप कह रहे थे कि ये डिक्टेटर की पार्टी मालूम होती है, तरक्याती काम कुछ नहीं हुए, उस्मान बुज़दार साहब नाअहल हैं, इनको कुछ आता नहीं है। तो ये एक दिन में क्या हुआ कि उस्मान बुज़दार साहब आपके लिए अहल हो गए? बहुत शुक्रिया मसूद भाई। मैं गुजारिश करूं कि बेशक आपने जो क्लिप दिखाए हैं वो नज़ीर चौहान साहब के हैं और उनके जज्बात की आपने पूरी पिक्चर दिखाई है। इसमें कोई शक नहीं कि जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आपके जो साथी होते हैं वो हर कोई अपनी तबीयत का होता है। अब क्योंकि नज़ीर चौहान साहब लाहौर से है और इतनी मुश्किल ये जगह मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मुस्लिम लीग का कब्ज़ा था, एक होल्ड था, वहाँ से अगर नज़ीर चौहान साहब जीते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मार्का PTI की नज़र में होना चाहिए। अब 3 साल गुज़रने में अगर उनके साथ नज़रअंदाज किया गया है, उनके मामलात को दिलचस्पी से नहीं देखा गया, तो उसके जज्बात थे, उसने अपने जज्बात निकाले। मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बुरी बात है या कोई इतनी छोटी बात है। ठीक है, इतनी आज़ादी पार्टी में भी होनी चाहिए और हम सियासी लोग हैं, तो हमारा मामला जो डायरेक्ट रिलेटेड है वो अवाम के साथ है। जो अवाम हमें इलेक्ट करती है, जो अवाम हमें जीत के इन अवानों में भेजती है, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अप्रोच तो होती है अपने नुमाइंदे तक। आगे से नुमाइंदा कैसे परफॉर्म करता है। 3 साल में जो डिलीवर आपकी पार्टी ने नहीं किया, उस्मान बुज़दार साहब ने नहीं किया, अब आपको लग रहा है वो डिलीवर हो जाएगा और आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, मुतमईन हो गए अब आप? मसूद भाई, मैं आपको इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जितने क्लिप्स दिखाए हैं नज़ीर चौहान साहब के दिखाए हैं, अगर उससे हट के मैं बात करूँ तो अल्लाह माफ़ी दे, हमारे कोई ना इस तरह के बड़े मसाइल थे, ना इस तरह की कोई बड़ी बातें थी। बात हमारी सिर्फ ये थी कि जहांगीर खान तरीन साहब हमारे मोहसिन हैं, हमारी पार्टी का एहसासा है, उनकी बड़ी खिदमात थी, उनकी 2018 के इलेक्शन में बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। ये सारे लोग जो आज उनके साथ खड़े हैं, किसी ना किसी तरीके से इन्होंने उनका भला पार्टी में किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हेड ऑफ द पार्टी की बात करें तो उनकी पूरे पाकिस्तान की मसरूफियत होती है, वो हर बंदे पे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता। तो इस तरह के जो उनके साथी होते सर जी, आपने अलग ग्रुप बनाया, आपने कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में अपना अलग जो है वो लीडर वहाँ पर उसकी बात की कि हम पार्लिमानी लीडर लेकर आएंगे, वहाँ पर अलग बैठेंगे, बात करेंगे, अपनी आवाज़ वहाँ उठाएंगे। नहीं मसूद भाई, पार्लिमानी लीडर की बात नहीं हुई, वो तो एक डिसइंफॉर्मेशन फैली। अच्छा, हमने स्पोक्स पर्सन रखे हैं अपने। एग्जैक्टली, चले आप इसको स्पोक्स पर्सन कह लें, मगर बात ये है कि पार्टी में बात नहीं सुनेगी। एक फॉरवर्ड ब्लॉक, एक ग्रुप तो बनाना जो असेंबली के अंदर बैठकर तहरीक इंसाफ की जहाँ पर लोग बैठे हैं, उनके पार्लिमानी लीडर बैठे हैं, उनके अलावा बैठ के वहाँ पर बात करने की बात कर रहा था। ये छोटी बात तो नहीं है।
देखें मसूद भाई, इसको आप नेगेटिव लें तो जितनी मर्जी लंबी बात बना लें, अगर पॉजिटिव लें तो ये मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो कि नज़रअंदाज हुए, उनको कोई ना कोई ऐसा अपनी पार्टी के साथ गिला शिकवा था, वो दोस्तों ने मिलके ये एक प्रोग्राम बनाया। और मैं नहीं समझता कि या तो हमारे में से किसी ने ये कहा हो कि जी हम पार्टी छोड़ रहे हैं, या हमारा लीडर सर आपने दबाव डाला, वो दबाव हुकूमत ने कबूल किया, बुज़दार साहब से भी मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, आज वज़रा भी आ गए, आपने दबाव डाला, दबाव कबूल किया, ये तो ठीक है ना, इसमें तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। देखिए मेरे भाई दबाव, अगर आप दबाव इसे कहते हैं तो ये तो फिर आपकी अपनी एक लैंग्वेज है। हमने दबाव डालने का मतलब होता है जब आप किसी को थ्रेट करो, किसी को आप वार्निंग दो, किसी को आप इस तरह पैर हिलाओ उनके। हमने तो इस तरह की कोई बात नहीं की। हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कहा कि हम पीटीआई के रुकन हैं, हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारा कायद है और हम पार्टी के साथ मुखलिस हैं। अगर विद इन द पार्टी, विद इन द फैमिली अगर कोई डिस्प्यूट बनता है, उसको देखें ना, आप मीडिया है, आपका तो ये एक प्रोफेशन है कि आप इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, लेकिन विद इन द फैमिली अगर हमारे मामलात सॉर्ट आउट हो गए हैं तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि जी हम कोई अल्लाह माफ़ी दे कोई अलहदा ही हिकमत अमली लेके आए हैं और कुछ ना हम नुकसान करने की बात करेंगे। हाँ, जहाँ तक जहांगीर खान तरीन साहब की बात है, वो हम आज भी उस बात पे स्टैंड कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमसे ज़बान की थी, वादा किया था कि तरीन साहब के साथ ज़्यादती नहीं होगी। आज हम बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और वो हम आपकी वसातत से भी ये ज़रूर कहेंगे अपने कायद को कि उसको नशर करें, उसे ओपन करें और वो रिपोर्ट जो आए हम उसे। चलें, आप कह रहे हैं दबाव डालने का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलें फ़ारूक हबीब साहब, आप इसको कैसे देखेंगे? हमें तो ये नज़र आ रहा है और कोई भी देखने वाला ये देख सकता है कि एक प्रेशर ग्रुप बना और उस प्रेशर ग्रुप ने आपको आप पर प्रेशर डाला और अपनी मर्जी के फैसले करवाए और आपने उसके फैसले माने। कौन सा फैसला करवाया ज़रा बता दें। सर, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से तहकीकात करवाने का फैसला करवाया सबसे पहला। अच्छा, चले, इंसाफ करवाने का फैसला करवाया, ठीक है। उस पर एतराज़ है तो चले, मैं नहीं, एतराज़ नहीं है सर, एतराज़ नहीं है। मैं सवाल पहले मुकम्मल तौर पे फ्रेम कर देता हूँ कि क्या मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। में ये सहूलत हर उस मुल्जिम को मौजूद है जिसका नाम किसी स्कैंडल में आता है? जी मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं उसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, पहली बुनियादी चीज़ तो है, इसको क्लियर कर लें कि माजी के अंदर तो किसी हुकूमत को ये तौफीक नहीं हुई कि उन्होंने आज तक अपनी किसी काउंसलर का भी एहतसाब किया हो, बल्कि उनके यहाँ मयार ये होता था कि जो जितना बड़ा चोर है, जितनी बड़ी करप्शन की है, जितनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है, जितने बड़े नैब के केसेस हैं, उतने बड़े बड़े ओहदे उनको मिलते थे। और बहुत सारे तो आपके सामने हैं, उनकी डिटेल्स आपको भी पता है। अच्छा, दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि इमरान खान की 25 साल जद्दोजहद है। 22 साल बाद हम इक़्तिदार में आए और हमारी तो पार्टी ही रूल ऑफ लॉ के ऊपर बनी हुई है। हमारी तो पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। हम तो किसी के ऊपर भी अगर कोई सवाल उठेगा तो इंक्वायरी वज़ीर आज़म साहब करवाएंगे। इंक्वायरी करवाने के बाद उसको मुतलका इदारे देखेंगे। अब वो इदारों ने फैसला करना है कि किसके ऊपर क्या केस है, क्या मामला है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंशियल पेश कर देता हूँ कि इमरान खान ना वज़ीर आज़म थे, ना वज़ीर आला थे, ना वज़ीर थे, लेकिन जब हनीफ अब्बासी केस उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट लेकर गए तो इमरान खान तो अपना लंदन का फ्लैट बेचकर पैसे पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से लेकर आया था। 40 साल कमाई का हिसाब दिया, 60 से ज़ायद डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। हम कोई कतरी खत तो नहीं लेकर गए थे। इमरान खान ने तो नहीं जलसे कराए, जुलूस कराए, अदलिया के ख़िलाफ़ जो है वो बुरी ज़बान इस्तेमाल की, जजेस के बारे में बुरी इस्तेमाल की। हमने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने एक मिसाल कायम की है, चाहे वो हमारी पार्टी से ताल्लुक़ हो, चाहे वो पार्टी के बाहर से हो। अकाउंटेबिलिटी जो इस मुल्क के अंदर हमेशा कंप्रोमाइज़ होती थी, आगे नहीं होती थी, वो होगी। जहाँ तक आपने बैरिस्टर अली ज़फ़र की बात की, देखें ये जितने अराकीन हैं, चाहे नुमान लंगड़िया साहब बैठे हैं, जितने भी अराकीन हैं, ये हमारी पार्टी का हिस्सा हैं। कुछ हमारी पार्टी के टिकट पे मुंतखब बहुत सारे होकर आए हैं, कुछ आज़ाद अराकीन थे लेकिन उन्होंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जब आप पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप पार्टी का हिस्सा हो जाते हैं। अगर किसी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या हम अपनी पार्टी के लोगों को नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? बाहर जाके किसी को मिलेंगे। और बैरिस्टर अली ज़फ़र का जो काम है, उनका काम सादा सा है
वो काम ये है कि जो इनका एक एतराज़ था जी हमारे साथ किसी शक्ल में कोई नाइंसाफ़ी ना हो, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि जब शुगर वाला जो मामला आया उसमें सिर्फ जहांगीर तरीन साहब वाला मामला नहीं है, उसमें 22 शुगर मिल्स और हैं जिनके ऊपर तहकीकात हुई, FIA ने FIR दर्ज की। ये मामला भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। अपने लोगों से लिहाजा इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल अपने लोगों से मिलेंगे, लेकिन अपने लोगों से मिलने के लिए अपने लोगों को प्रेशर ग्रुप बनाकर मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। नहीं देखें, नहीं ये सब कुछ करना होगा, फिर आप अपने लोगों से मिलेंगे, फिर आप अपने लोगों की बात मानेंगे। ये आप दबाव में नहीं आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? नहीं देखें, बात ये है, आपका जो सवाल है मैंने उसको बड़ी अच्छी तरह से सुन के मैंने रिस्पॉन्ड किया। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि चाहे कोई वज़ीर आला हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो अपने अरकान असेंबली को रूटीन में भी मिलते हैं। अगर किसी ने कोई ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाकर कोई बात की तो उससे मिल लिया, मिलने में क्या हर्ज है? जब मिले हैं तो ये नुमान लंगड़ियाल साहब भी बैठे हैं जिनकी मुलाकात होगी, इनको वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा? इनको वही बात उन्होंने कही कि जो उनका इन प्रिंसिपल एक स्टैंड है वो उन्होंने बात की। अब जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली फैसला इदारों ने करना है। यहाँ पर तो मसूद साहब रिकॉर्ड को आग लग जाया करती थी, यहाँ पर तो जो है वो तहकीकात होती नहीं थी। कोई एक केस भी इन्होंने बताएं को तहकीकात कराई। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बड़ी आगे लगी है लाहौर में, बड़ी हर साल आगे लगा करती थी, मगर ये हमने इसका भी जवाब मुझे दे दें। नहीं LDA प्लाजा में आग लग गई थी, फैसला नंदीपुर में आग लग गई थी। ये सहूलत आसिफ अली जरदारी साहब को भी मुयस्सर होगी, नवाज शरीफ साहब को भी मुयस्सर होगी कि वो एतराज़ करें और अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने मनपसंद बंदे से करवा लें। मसूद एक मिनट, नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन, अली जफर साहब ना किसी इदारे के सरबराह हैं, ना ही वो किसी अदालत के जज हैं, तो लिहाजा पहले इसको तो क्लैरिफाई आप कर तो फिर उनकी रिपोर्ट की अहमियत क्या होगी? इंटरनल सुन लें ना सर, सुन लें सर, आप सुन लें ना, वो हमारा एक पार्टी का अपना इंटरनल अरेंजमेंट है कि यहाँ से एक एतराज़ आ रहा था कि कुछ लोग हमारे खिलाफ पार्टी से इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, वो सिर्फ उस चीज़ को देखने के हवाले से उनको टास्क दिया गया है, बाकी तो जो एक निज़ाम है वो उस प्रोसेस ने फॉलो होना है। फिर मैं आपको बार बार कहूँगा कि मसूद साहब आप इमरान खान को क्रेडिट दें, इसके लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, बहुत बड़ा जिगड़ा चाहिए। आज अगर इमरान खान डटा हुआ है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, पीछे हट जाता तो ये तो लुटियाँ डालते फिरें, ये जितना मामला है। लिहाजा ये है कि किसी के ऊपर भी, मेरे पे भी अगर कोई सवाल उठेगा तो मुझे भी अपने आप को जो है वो पेश करना पड़ेगा उसके अंदर। तो ये एक अच्छी मिसाल है ना, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो कहते थे जहांगीर तरीन मुल्क से वापस गया, आएगा नहीं, NRO दे दिया है। और यार वो तो वापस भी आ गया है, बाबू जी कहाँ पे हैं? नवाज शरीफ क्यों नहीं वापस आ रहा? ये जो आज लंबी लंबी जबानें चला रहे हैं, इनसे पूछे ना आप कि वो क्यों वापस नहीं आ रहे, वो क्यों भगौड़े बन के बैठे? अल्लाह करे ऐसे ही मामला हो कि इमरान खान साहब NRO ना दें और पीछे ना हटें और दबाव में ना आए। लेकिन मामला ये फरूक भाई, मामला ये है कि इस वक्त जो आपके सामने ग्रुप खड़ा था और जो बड़े गुस्से में था एक दिन पहले तक, और आज जिसने अपने तूपों का दहाना बंद किया और सीज फायर किया है, वो आपकी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की सलाहियत रखता है। तो अगर आप सही मानों में एहतसाब करते हैं तो ये आपको फारिग भी कर सकता है। तो इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात है, इसलिए सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। जो आप गुफ्तगू कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है, पाकिस्तान में ऐसा ही होता आया है, दीगर सियासी जमातों में भी ऐसा ही होता आया है, या ये एक एक्सेप्शनल केस है? शैला रज़ा साहब, आपसे पूछता हूँ एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। शैला रज़ा साहबा, इमरान खान साहब ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना NRO देंगे और डट कर करप्शन के खिलाफ खड़े रहेंगे, चाहे अपने ही लोग उसकी जद पे क्यों ना आए। और ये पूरा जो क्राइसिस था इसको उन्होंने संभाल लिया। क्या कहेंगे इनकी सियासी क़यादत और लीडरशिप के मुतालिक आप? और मेरा तो दिल चाह रहा था जब मैं ये बातें सुन रही थी कि वो जो नज़ीर साहब हैं, नज़ीर चौहान ही नाम है, उनकी भी गुफ्तगू सुनाते कि अपने ही लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे, और उनको अपने ही लोग शाह महमूद कुरैशी के उनकी पसंद का अफसर लगा दिए और क्या करें इतने बदल दिए, या फैसल वाडा अपने ही लोगों को कैसे कैसे जवाब दे रहे थे। और अपने ही लोग जो थे वो उन्होंने नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली में पंजाब की एक लीडर मुकर्रर कर दिया था, और वो अभी भी रहेगा। तो देखिए, अगर आपको कोई मिसाल नहीं मिलती तो मैं माजी में जाने को बिल्कुल नहीं कह रही, सिर्फ आप हामिद सईद काज़मी तक चले जाएं।
ठीक है। और हामिद सईद काज़मी की मिसाल ये है कि आज़म सवाती जो इस वक्त इनकी पार्टी में बहुत सारे लोगों की तरह जो पहले किसी और पार्टी में थे, वो गए थे कोर्ट, वहाँ पे उन्होंने कुरान शरीफ पे हाथ रखा और कहा कि उनके पास सारे सबूत हैं। ठीक है, जैसे अब ये होता है कि अदालतें सिर्फ अपोजिशन को बुलाती हैं, उस वक्त भी अदालत ने 4 साल तक आज़म सवाती को नहीं बुलाया, कुरान शरीफ पे हाथ रख के जो सबूत बताए गए थे वो नहीं मंगाए, और हामिद सईद काज़मी अपने ही दौरे हुकूमत में जेल में रहे, बिल्कुल जेल में रहे, और बाद में जब हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई बाइज्जत बरी हो गए। अब ज़रा आप हुकूमत की साइड आ जाएं। दवाओं की कीमत बढ़ती है 400%, आमिर कियानी निकल आते हैं, कौन सा जेल गए, कौन सा उनको पार्टी में अच्छा ओहदा मिल गया। ज़मीनों पे कब्ज़े का मामला हो पंजाब में तो अलीम खान निकल आते हैं, आटे का मामला हो तो खुसरो बख्तियार निकल आते हैं, चीनी का मामला हो तो जहांगीर तरीन निकल आते हैं। अच्छा, ये तमाम बातें जो है अभी रिंग रोड में पिसवाल ज़िगज़ैग, एक मिनट अभी पिसवाल ज़िगज़ैग में जुल्फी बुखारी निकल रहे हैं, एनआरओ की बातें हो रही हैं, अलीमा बाजी पहले ही मशीन लेके निकल चुकी हैं। अब आ जाते हैं इस वाले मामले पे। देखिए, इसमें बहुत सारे वो लोग भी थे जिनके लिए इमरान खान साहब का इरशाद था कि जो लोग आज़ाद हैसियत में टिकट लड़के आते हैं वो आज़ाद इसलिए लड़ते हैं कि अपनी कीमत लगा सकें और अपनी मर्जी कर सके। उनको इसी जहाज़ में लाया गया था जो तरीन साहब का था। फिर अब वो इलेक्टेबल थे मोस्टली, ठीक है, उनके पास जितनी वजारतें थीं, जितनी उनके पास पार्लिमानी सेक्रेटरी की नशिस्तें थीं, इनकी 22 साल की जद्दोजहद वालों के पास नहीं थी। ये जिस तरह गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो जाती है ना, तो वो फिर कुचलते हुए लोगों को आगे निकल जाती है, नहीं देखती अपना है पराया है। इनकी भी अलाइनमेंट आउट है। खैर, ऑपोजिशन को तो वैसे ही इनसे अच्छे की तवक्को नहीं है कि ये जो पहले दिन से आके ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, हमें उससे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, और ना ही हम इनसे कोई बात करना चाहते हैं कि आपको अच्छा कार्रवाई करें, जो करना है कर लें, और जितना जोर है और जितने मुकदमे बना सकते हैं ये बना लें। लेकिन जहां तक इनके अपने लोगों का सवाल है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये चोरों की काबीना है, ये सब चोर इकट्ठे किए हुए इन्होंने, सारे माफिया साथ हैं। आप हमारी असेंबली की तकरीर उठा के देखें, पहले दिन से पहले दवाई स्कैंडल आया, मेडिसिन वाला स्कैंडल, उसके बीच में आमिर कियानी साहब फारिग हुए, फिर कियानी साहब के बाद ये जफर मिर्जा साहब को ले आए, वो जफर मिर्जा साहब भी फारिग हो गए, फिर अभी कोई नए साहब आए हुए। इस तरह इनका चीनी का स्कैंडल आया, वो बात चल रही है। वो देखिए, मैं ये सवाल करता हूँ कि जब ये जहांगीर तरीन साहब का जहाज लेके इख्तियार किया करते थे और पूरे पाकिस्तान में उसके पैसों पे और उनकी ये जो चीनी का और ये जो माफिया का पैसा था उसके हेलीकॉप्टर में सवार होकर पूरे पाकिस्तान में जलसे किया करते थे, उनके पैसों के ऊपर ये दावतें और खाने खाया करते थे और खाया करते थे, और अपने खर्चे जो थे वो भी उन्हीं के पैसों करते थे। उसी वक्त इनको अलीम खान भी अच्छा लगता था, उस वक्त इनको जहांगीर तरीन भी अच्छा लगता था, उस वक्त इनको आमिर कियानी भी अच्छा लगता था, उस वक्त जुल्फी भी अच्छा लगता था। वो सब के सब जो थे, जब तक वो मतलब इनके साथ रहे, सारा कुछ इनको खाना खिलाते रहे और इसके ऊपर खर्च करते रहे। अब उसके बाद बचाना कि ये मसले मसाइल हुए, हम ये नहीं कह रहे कि उनके साथ कोई लिहाज करें, उनको भी एज पर लॉ उनके होना चाहिए, लेकिन सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब ने ये अकल और ये फहम उस वक्त नहीं था कि क्या लोगों का साथ बिठा रहा हूँ। अगर उनको लोगों की शनाख्त ही नहीं है कि वो जिस बंदे के ऊपर एतमाद कर रहे हैं और वो उसकी शनाख्त ही नहीं कर सकते कि वो एक ठीक आदमी है या वो चोर है, मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे के हाथ में मुल्क की भागदौड़ थमा देना इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी ज्यादती है। मौसम मईशत के हवाले से भी ये खबर मेरे पास मौजूद है, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन लंगलेर साहब आप मुख्तसरन अगर जो आप बीच में कहना चाह रहे थे, कोई सवाल करना चाहते हैं वो कर दें, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है, वापस आके फिर से बात करते हैं। बात इतनी है कि ये हमारी थोड़ी बदकिस्मती होती है कि हम जो पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं या हम पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारा जिस दिन ये मकसद और हमारी ये सोच ख़त्म हो जाएगी कि हम एक दूसरे को बुरा कहेंगे, तो कभी भी हम मजबूत नहीं हो सकते। देखिए,
मेरी बात सुने। बात ये है कि विद इन द पार्टी आपके इख्तलाफात भी होते हैं, आपके मसले मसाइल भी होते हैं, और विद इन द पार्टी ही आपको छोटा भी करने की कोशिश की जाती है और आपको बड़ा भी करने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो आप किसी भी पार्टी से मुंसलिक हैं तो उस पार्टी में अगर आप ऊंचा बोलते हैं, जज्बाती बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, तो पार्टी के हेड और पार्टी के ओहदेदारों को बर्दाश्त करना चाहिए और उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि इसको क्या मसला है, इसका कौन सा मसला है जिसकी वजह से ये इतना परेशान या इतना मुँह ज़ोर हुआ है। हमारी जो असल हैसियत है, हमारी जो असल पोजीशन है, वो हमारी आवाम है। जिस आवाम ने हमें इलेक्ट करके भेजा है और उस आवाम की एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमारे ऊपर लाजिम है, वो हमारे पास उनकी अमानत है। निंगल साहब, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर ये ग्रुप ना बनाते और इस तरह से आप अपनी पावर शो ना करते तो शायद आपके साथ भी जस्टिस वजी की तरह होता या आपके साथ उन लोगों की तरह होता जिन्होंने पार्टी में आवाज़ उठाई, आज पार्टी का हिस्सा नहीं है। 10 नाम मैं आपको गिना सकता हूँ। तो इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में अगर इतनी जमहूरियत है, सबको सुना जाता है, तो आज जस्टिस वजी कहाँ हैं, आज और दीगर लोग कहाँ हैं, मगर आप हैं, आपकी बात मानी भी जा रही है। तो ये दबाव की सियासत और फिर पार्टी के अंदर, इमरान खान साहब ने हमें बताया है हमेशा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, किसी दबाव के तहत फैसला नहीं करेंगे, बड़ी भारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करती हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। फ़ारूक हबीब साहब, तमाम गुफ्तगू आपने सुनी, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर आप बात भी कर चुके हैं, आप मज़ीद चाहें तो इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। साथ साथ ये मईशत के हवाले से बड़ी अच्छी खबर सामने मौजूद है। हुकूमत तो कह रही है कि 3.9% से ज़्यादा ग्रोथ की उसको तवक्को है इस साल। पिछले साल ये -4 थी। हुकूमत ने जो इब्तदाई तखमीने लगाए थे वो 2.1% के थे। मरकज़ी बैंक 3% तक था, जबकि IMF 2% की बात कर रहा था, वर्ल्ड बैंक 1.5% की बात कर रहा था। तो अपोजिशन लीडर, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, दोनों ने कहा है कि ये आप जाली नंबर दे रहे हैं, आप जिस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये एक तखमीना है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें, बात यह है कि पहले तो मैं सिर्फ 30 सेकंड में ज़रा बात अपनी मुकम्मल कर दूँ। देखिए, मामला क्या है। मामला ये है कि अभी हालिया दिनों में एक PMLN के 7-8 MPs आए थे टीवी के ऊपर। उन्होंने मियाँ साहब के बारे में बेशुमार बातें की। इसी तरीके से अगर आज देखें तो साबका सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब कहाँ हैं, राजा ज़फ़रुल हक कहाँ हैं, टिकट नहीं मिला। पीपल्स पार्टी के सेनेटर साहब का अनवर बेग साहब क्या है, क्या वो इनकी लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। सबसे बातें छोड़ दें, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा क्या बातें करके गए थे आसिफ अली जरदारी के बारे में, वो कहाँ गई। दूसरा बात ये है कि चीनी फलानी टमकानी, चीनी इस मुल्क के अंदर शुगर मिलें इन्होंने लगाई। चले ज़रा बात कर लेते हैं ना, ज़रा आगे चलते हैं। अगर ओमनी ग्रुप की शुगर मिलें, शरीफ ख़ानदान इस मुल्क में शुगर मिलें लगाने वाला, मैं लेकिन उस साइड पे जाना नहीं चाहता। मैं ज़रा आगे आना चाहता हूँ कि जो इस मुल्क में मायूसियाँ फैला रहे थे वो आज खुद किसी कोने में मायूस होकर छुप के बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जो आपके इकॉनमी के नंबर्स हैं वो खुद अपनी कारकर्दगी बयान कर रहे हैं। ये जो कहते हैं जी कि फज फिगर्स हैं, भाई ये सागदार मुल्क से भागे हुए हैं। इस मुल्क में आपको ये सागदार नहीं है जो फिगर्स को जो है वो फज करेगा। फिगर्स बड़ी वाज़ेह हैं। यहाँ पर मॉडल है डेवलपमेंट ग्रोथ का, एक्सपोर्ट बेस, प्रोडक्शन बेस मॉडल है। इस मुल्क के अंदर जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी, आपकी 13.5% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, जो कि इंशाल्लाह इस साल $26 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% उसके अंदर इजाफा हुआ, जो कि पैदावार में इजाफा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा 1 अरब इस टाइम सरप्लस के ऊपर है। आपकी फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 15.6 बिलियन डॉलर के ऊपर खड़े हैं, जो स्टेट बैंक के हैं। PMLN का मॉडल क्या था? PMLN का जो 5.5% ग्रोथ कहते हैं वो थी मांगे तांगे की क्रेडिट कार्ड ग्रोथ, कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ, जो सस्टेनेबल नहीं थी। इनका इशू क्या था? इन्होंने 5.5% ग्रोथ हासिल की, 19.2% करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन पे, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस स्टैग्नेंट, आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ जीरो। यहां पर सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रोथ आपको बताऊं जो हमने हासिल की है, वीट जो है बम्पर क्रॉप, हाईएस्ट एवर पाकिस्तान की तारीख में 27 मिलियन मैट्रिक टन, 8% इजाफा, राइस 13.6% इजाफा, मेज 7.4% इजाफा, शुगर केन में 22% इजाफा,
ये हाईएस्ट एवर इजाफे पाकिस्तान की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स में 26 बिलियन डॉलर बता रहा हूँ, ये भी हाईएस्ट एवर होगी। हाईएस्ट एवर रेमिटेंसीज अभी 10 माह में 24 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच चुकी हैं। 1 अरब डॉलर रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर आ चुका है। इसी तरीके से आपकी जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन हम लेकर आए हैं, आपका पर कैपिटा इनकम, मसूद साहब जरा सुनने वाली बात है, ये मायूसियां हम बहुत फैलाते हैं। यहाँ पर जब हमने हुकूमत संभाली तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम था 1496 डॉलर्स। आज 2021 में जो फिगर्स आ रही हैं, पर कैपिटा इनकम कितना है? 1608 डॉलर। यानी इनके दौरे हुकूमत में जो लोगों की पर कैपिटा इनकम थी, जो ये छोड़ के गए थे, उसमें हमने तकरीबन जो है 200, यानी उसमें हमने तकरीबन 100 से 150 डॉलर का जो है वो हमने इजाफा किया है। 33 अरब डॉलर से हमारी इकोनॉमी में इजाफा हुआ है। इकोनॉमी के हुजम में जो है वो हमारे इजाफा हुआ है। साहब हंस रही हैं चल रहे हैं भाई, और आप ये महंगाई, ये मुख्तलिफ कमोडिटीज जो है जा रहे हैं, ये मायूसियां फैलाते हैं। कीमतें कम हो जाएंगी, आप कम बताएंगे, जिनकी चीजें कीमतें बढ़ जाएंगी, ऑपोजिशन उसको सामने लेकर आएगी कि इनकी कीमतें बढ़ गई। इससे हटकर ये जो आपने बताया कि सॉलिड बेसिस हैं आपकी इकोनॉमी के, और आप जो इस वक्त तवक्को कर रहे हैं 4% के करीब ग्रोथ, ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन फिर क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि माशी तरक्की के झूठे दावे करके आवाम की जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है? एक ब्रेक के बाद पूछता हूँ शैला रज़ा आपसे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। शैला रज़ा साहब, तकरीबन वक्त ख़त्म हो गया है, मगर मैंने गुंजाइश निकाली है कि आप इस पर जितनी जल्दी हो सके रिस्पांस दीजिए अपना, कि ये सॉलिड तरक्की के इशारे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ सबसे पहले फरूख हबीब से कि वाकई जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहाँ है? नेगेटिव है, बदीन में जीडीए, अब आप खामोश हो जाए, बदीन में जीडीए पीटीआई सारे के सारे पीडीएम हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। कहाँ है जुल्फ़िकार मिर्जा और कहाँ है फहमीदा मिर्जा, जिनके आपने राइट ऑफ लोन भी करा रखे हैं, पूछते नहीं है। पहले तो मैं पूछती हूँ कहाँ है जुल्फ़िकार मिर्जा, ठीक है। दूसरी बात मुझे आपसे ये कहना चाहिए कि मांगे तांगे की मईशत का दूसरों को आप ताना दे रहे हैं। आपने तो मांगे तांगे के चावल पे ईद का दिन बदल दिया। दूसरी बात मुझे आपसे ये पूछनी है कि ये आज का अखबार है, महंगाई में 0.82% इजाफा इस हफ्ते में हुआ है। 25 अशिया महंगी, सुन लें अब आप, आटा, अंडे, लहसुन, प्याज, चीनी, दालें, ताज़ा दूध, मटन, बीफ, घी, गुड़, चावल, चाय की पत्ती और चिकन महंगा। मुझे ये बताएं, मुझे आपकी मईशत के कौन से अशारिये पसंद आएंगे? अब वक्त खत्म हो रहा है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूं कि ये तखमीना है, ये तरक्की हो नहीं गई है, ये तखमीना है कि हम 4% तक पहुँच जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, जनाब फ़रूख हबीब साहब, जनाब शैला रज़ा साहिबा और नुमान लंगलियाल साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हुकूमत ने जो दावा किया है, ये इटसेल्फ एक बड़ा दावा है जिस पर सब हैरान भी हैं कि इतनी बड़ी तब्दीली है। अगर ये नहीं आ पाई या इसके करीब नहीं पहुँच पाए तो फिर हुकूमत को इस पर बातें सुननी पड़ेंगी। तो उम्मीद है कि बड़ी सोच समझ के ये दावा किया गया होगा। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो यकीनी तौर पर महंगाई है, परेशानी है, बेरोज़गारी है, इसको ओवरकम कर ले कि एक साल में हुकूमत, ये बड़ी बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।